हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। आज हम लोग वन लाइनर की इस सीरीज में बात करने वाले हैं विद्युत धारा चैप्टर के ऊपर, जिसको कि अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आप लोगों को एक एक करके मैं इसके पॉइंट्स बताता चलूंगा और आप लोग समझते चलेंगे। पेन पेपर लेकर साथ में बैठिए ताकि मैं जो भी बताऊं उसको आप नोट डाउन कर सकें और आपके पास एक अपना नोट्स बन जाए, जो कि एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। एग्जाम जो है अभी हमारे सर पर है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि हमारे आसपास में मंडरा रहे हैं, उनको हमें क्रैक करना है। तो हमें एक स्ट्रेटेजी के साथ चलना होगा, एक आपको बनाना होगा कि आपको कैसे इसको क्वालिफाई करना है। तो चलिए, इसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है, उस पॉइंट में कहता है एक 100 वाट का बिजली का बल्ब है। कितने वाट का है? याद रखिएगा 100 वाट का बल्ब है। और याद रखिएगा, जो भी बच्चे अंग्रेजी माध्यम के हैं उनको उनके लिए अंग्रेजी का भी हमने पॉइंट मेंशन कर रखा है। अगर कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इस पॉइंट में परेशानी हो रही है, इंग्लिश में दिक्कत आ रही है। ठीक है, हमने कहा अ 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स। 10 घंटे के लिए एक बल्ब का प्रयोग किया जा रहा है। और कहता है इफ द कंजम्पशन कॉस्ट इज 5 रुपीज पर यूनिट, मतलब 5 रुपया पर यूनिट जो है उसका खपत चार्ज है। खपत की जो लागत है, जो हम बिजली का उपयोग कर रहे हैं, कितना खपत कर रहे हैं, 5 रुपया पर यूनिट के हिसाब से आपसे पैसा लेगा। तो कहता है कि हम कितने बिजली का लागत का खपत करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्या है? तो डेटा याद रखिएगा कि हमारे पास 100 वाट का बल्ब है और 10 घंटे तक हम जला रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो है, एक यूनिट का मतलब समझ लेते हैं। एक यूनिट का मतलब क्या होता है? तो एक यूनिट बराबर होता है 1 किलो वाट आवर। 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग एक यूनिट कहते हैं। एक यूनिट इसको कहने का मतलब है यह कॉमर्शियल यूनिट होता है। क्या होता है? कॉमर्शियल यूनिट होता है। और या इसको हिंदी में कहते हैं व्यावसायिक मात्रक। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? व्यावसायिक मात्रक। बिजली का व्यावसायिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा या फिर एक यूनिट। तो आगे बात करते हैं, 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग क्या कहते हैं? 1000 वाट आवर। अगर हमें कहे एक यूनिट को डिफाइन कीजिए तो हम एक यूनिट को कह सकते हैं, यदि हम 1000 वाट प्रति 1000 वाट एक घंटे में बिजली का खपत करते हैं, इसी को हम एक यूनिट कहते हैं। आगे हम बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमने कहा था कि हमारे पास 100 वाट का एक बल्ब है, 100 वाट का एक बल्ब है और इसको हम जला रहे हैं कितने देर के लिए? तो 10 आवर्स के लिए जला रहे हैं, 10 घंटे के लिए जला रहे हैं। तो 10 घंटे के लिए जला रहे हैं, तो 10 घंटे में हम कितना बिजली खपत कर लेंगे? तो कितनी शक्ति हम उपयोग कर लिए? तो कहता है कि 10 इंटू 100 वाट आवर जो है हम खपत कर रहे हैं, मतलब 1000 वाट आवर की बिजली हम खपत कर लिए। और 1000 वाट आवर जो होता है, 1000 को हम लोग क्या लिखते हैं? 1 के लिखते हैं, के लिखते हैं। तो 1 के वाट आवर। जैसे चैनल पर 1 के व्यू जाता है, 2 के व्यू जाता है, तो इसी तरह से यहां पर 1 के वाट आवर मतलब 1 किलो, के का मतलब किलो, किलो, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ वाट आवर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां पर एक यूनिट हमने इस्तेमाल किया है बिजली। और हमने प्रश्न में देखा था एक यूनिट की जो खपत लागत थी वह 5 रुपए खपत लागत थी। एक यूनिट की जो कॉस्ट लग रही थी हमें, वह 5 रुपए लग रही थी। तो हमने एक यूनिट खपत ही किया, तो हमारा जो लागत हुआ वह कितना हो गया? 5 रुपए का हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हम इसे कैसे निकालते हैं। आपने शायद स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब हम आते हैं पहले पॉइंट के ऊपर। क्या कहा? एक 100 वाट का बल्ब, एक क्या है हमारे पास? 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे उपयोग किया हमने और खपत का लागत 5 रुपया प्रति यूनिट है। तो जो खपत हमने किया उसके लिए हमें 5 रुपया देने होंगे। अगले पॉइंट में बात करते हैं। इसी प्रकार का एक और प्रश्न है, कहता है यदि 100 वाट का एक बल्ब
10 घंटे जलता है। 100 वाट का एक बल्ब, याद रखिएगा यहां क्या था, 100 वाट का बिजली बल्ब 10 घंटे तक जलता है। तो बिजली कितना व्यय होगा, कितना हम कंज्यूम करेंगे, कितना हम बिजली का खर्च करेंगे। तो अभी जस्ट हमने निकाला था 1 किलोवाट आवर या फिर 1 यूनिट। याद रखिएगा 1 यूनिट या फिर इसको 1 किलोवाट आवर भी कह सकते हैं, 1 किलोवाट आवर भी आ सकता है प्रश्न में। तो ध्यान से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगले पॉइंट में बात करते हैं, कहता है 5 बल्ब्स ईच ऑफ 100 वाट कैपेसिटी, मतलब एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब। बल्बों की संख्या कितनी है, 5 है। याद रखिएगा कितनी संख्या है, 5 है। अब बात करते हैं कितने घंटे तक जलेगा, 20 घंटे तक जलाते हैं। तो कितनी बिजली हम खपत कर पाएंगे, कितनी बिजली की खपत होगी, इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा। कहता है 100 वाट का 5 बल्ब है। कितने बल्ब्स हैं, बल्ब्स हैं। अब हम बात करते हैं कितने घंटे तक जला रहे हैं, 20 आवर तक जला रहे हैं। तो 20 आवर तक जला रहे हैं और हम साइड में क्या रखते हैं, 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर। ठीक है, 1 किलो वाट आवर मतलब 1000 वाट आवर। आगे पॉइंट में देखते हैं 100 वाट का बल्ब है, 5 बल्ब है। 100 वाट का 5 बल्ब है, एक बल्ब 100 वाट कंज्यूम कर रहा है। तो 5 बल्ब कितना कंज्यूम करेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया, 500 वाट कंजम्पशन हुआ है। वो भी कितने देर में, 1 घंटे में, 1 घंटे में। अब कितने घंटे की बात कर रहे हैं, 20 घंटे की बात कर रहे हैं। तो 20 घंटे में कितना होगा, तो गुना हम 20 आवर कर देंगे। तो कितना हो गया, 10, 1, 2, 3 आवर। मतलब कौन सा आवर, वाट आवर, वाट आवर। अगर हम 3 जीरो वाला सेक्शन उठा दें, 3 जीरो वाला सेक्शन उठा दें, तो हम कह सकते हैं 10 किलो वाट आवर। और इसी 10 किलो वाट आवर को हम क्या कहेंगे, 10 यूनिट। मतलब हमने जो बिजली खपत किया वह कितना खपत किया, तो 10 यूनिट की बिजली हमने खपत कर ली है। तो क्या है यहां पर, इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे बात करते हैं, क्या कहा यहां पे, 5 बल्ब्स ईच ऑफ 100 वाट कैपेसिटी इन अ टनल आर illuminated continuously for 20 hours. The consumption of electricity will be 10 यूनिट। 10 यूनिट होगा। एक सुरंग में 100 वाट की क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। बिजली की खपत जो होगी वह कितनी होगी, तो 10 यूनिट बिजली की खपत होगी। आगे के पॉइंट में हम बात करते हैं, कहता है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल या फिर 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। अब इसको समझिए कि कैसे होता है। तो ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है, सीधा पॉइंट को याद रखिए, है ना। इसके बारे में भी हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब बताया था उसमें हमने इसको इलस्ट्रेट करके बहुत अच्छे से दिखाया है। आप वहां पर भी जाकर इसको देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 4 घंटे तक उपयोग किया जाता है। मतलब 100 वाट का एक विद्युत बल्ब जो है वह 4 घंटे तक उपयोग किया जाता है। मतलब 400 वाट आवर हुआ ना हमारे पास, 400 वाट आवर हुआ हमारे पास। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होगी, तो अगर 1000 से भाग दे देंगे हम इसको तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 1000 वाट आवर होता है ना, तो 400 वाट आवर है, तो 1000 से भाग दे दिए तो कितना हुआ, 0.4 वाट आवर, है ना। तो कितना हो गया, 0.4 इकाई, मतलब 0.4 यूनिट जो है, यूनिट हम लोग क्या किए, बिजली का खपत कर लिए। अगले पॉइंट में बात करता है, क्या कह रहा है, वाट, वोल्टेज, ओम और एम्पियर में से बिजली की खपत जो है किस माध्यम से मापी जाती है। तो याद रखिएगा अभी जस्ट हमने बताया कि जितनी भी खपत का मामला आया हमारे पास वो वाट आवर में आया। तो जो वाट है वाट में ही इसको दर्शाया जाता है या फिर वाट में ही इसको मेजर
किया जाता है। अब अगले पॉइंट पर हम आते हैं और ध्यान रखिएगा, हर एक पॉइंट को समझते हुए चलिए, नहीं तो परीक्षा में दिक्कत आ सकती है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, कहता है यदि आप 30 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे, कितने घंटे, 5 घंटे 60 वाट का बिजली का बल्ब उपयोग करते हैं तो खपत होने वाली बिजली की इकाई कितनी होगी, 9 यूनिट। सेम प्रोसीजर है जो हमने पहले बताया है। अब कितना है, 5 घंटा जल रहा है, एक दिन में 5 घंटा जल रहा है, 30 दिन में कितना घंटा जलेगा, तो गुना कीजिए, 150 घंटा जलेगा, है ना। और 60 वाट है, कितना वाट है, 60 वाट का है, 15 छके 90, है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा, 9000 हो जाएगा, 9000 वाट आवर हो जाएगा। तो 9000 वाट आवर को हम क्या कहेंगे, 9 किलोवाट आवर। तो 9 किलोवाट आवर को हम क्या कहेंगे, 9 इकाई कह देंगे। क्लियर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आगे के पॉइंट में हम बात करते हैं, कहता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 220 वोल्ट, याद रखिएगा 220 वोल्ट जनरेटर, द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, द पावर ऑफ बल्ब इज 110 वॉट। क्या होगा, 110 वॉट होगा। कैसे करते हैं, याद रखिएगा, सीधा मैं कर देता हूं। क्या होता है हमारा, जो आपका शक्ति होता है, जो पावर होता है, पावर इक्वल टू वी आई होता है। तो वी क्या है हमारा, वोल्टेज है। तो कितना वोल्टेज है, तो 220 वोल्ट है। और करंट कितना एम्पियर का है, आई से करंट, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, कितना एम्पियर है, तो गुना कर देंगे 0.5 एम्पियर से। तो पॉइंट उड़ा देंगे तो नीचे 10 लग गया, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 110। तो कितना आया हमारे पास, 110 वाट का बल्ब है हमारा। तो आगे बात करते हैं, हमारे पास क्या है, अगले पॉइंट में कहता है कि एक घर में लगे दो बल्ब, एक घर में लगे दो बल्ब में से एक दूसरे से ज्यादा चमकता है। एक बल्ब जो है दूसरे से ज्यादा चमक रहा है। इस संदर्भ में सही कथन, मंद बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा है। याद रखिएगा, जो मंद बल्ब है, जो सुस्त बल्ब है, उसका प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वह ज्यादा है। आगे के पॉइंट में अगर हम बात करें, अधिकतम प्रकाश प्राप्त करने के लिए दो समान बल्बों को कैसे जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा, बिजली जो जोड़ी जाती है वह समानांतर श्रेणी में भी जोड़ी जाती है और सीरीज में भी जोड़ी जाती है। पैरेलल भी होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन भी होता है। तो यहां पर जब हमें अधिकतम प्रकाश प्राप्त करना हो, जो घर में जो अप्लायंसेस होते हैं, जो अलग अलग बल्ब्स होते हैं, उन सबको पैरेलल में जोड़ा जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। याद रखिएगा, जब दोनों समांतर में जुड़े होंगे तभी हम एक जैसा या अधिकतम प्रकाश को प्राप्त कर पाएंगे। अगले पॉइंट में बात करते हैं, क्या कहता है, एक डायनामो जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बिजली उत्पन्न करता है, वास्तव में क्या है, तो वह ऊर्जा परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। मतलब ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक मशीन है डायनामो, जिसके बारे में, अ डायनामो विच इज सेड टू बी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली एक्ट्स एज अ कन्वर्टर ऑफ एनर्जी। क्या कहता है, कन्वर्टर ऑफ एनर्जी, विद्युत का परिवर्तक के रूप में कार्य करता है। और किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। अगले पॉइंट में अगर हम बात करें तो क्या करता है, तो कहता है कि डायनामो इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स, डायनामो एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है, क्या कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को, याद रखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो डायनामो के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यह क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगले बिंदु पर अगर हम बात करें तो कहता है, आपके पास क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो टरबाइन और डायनामो का उपयोग किस ऊर्जा, याद रखिएगा, क्या कहता है, टरबाइन और डायनामो का उपयोग किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। डायनामो जो होता है और टरबाइंस एंड डायनामो किस ऊर्जा का उपयोग जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए करता है। तो याद रखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है या बदलता है। अगले बिंदु पर अगर हम बात करेंगे, जब विद्युत ऊर्जा को गति में परिवर्तित किया जाता है, याद रखिएगा, जब विद्युत ऊर्जा को मोशन, गति में परिवर्तित
परिवर्तित किया जाता है तो कोई ऊष्मा हानि नहीं होती है, देयर इज नो हीट लॉस। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं विशेषता क्या है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को, याद रखिएगा, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को, पहले क्या था हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा था, कौन, टरबाइंस एंड डायनामोस, डायनामो एंड टरबाइंस जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारा मोटर्स होता है, कौन मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है, वह क्या करता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कहता है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह है विद्युत मोटर। याद रखिएगा, अगले पॉइंट में कहता है विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, आमीटर, वोल्टमीटर, डायनामो और विद्युत मोटर में से विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करने वाले कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन होता है इस पर कार्य करने वाले कौन से उपकरण है, तो याद रखिएगा डायनामो और विद्युत मोटर जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करने वाला उपकरण है। अगले पॉइंट में बात करते हैं, क्या कहता है, वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, याद रखिएगा पहले क्या था, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, फिर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, अब जो हमारे पास आता है वह है रासायनिक ऊर्जा, जो केमिकल एनर्जी होता है उसको कौन सा एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वो कौन सा उपकरण है जो केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो वह कौन है, आपका बैटरी, जो मोबाइल में बैटरी होता है, जो घर में इन्वर्टर वाला बैटरी होता है, ये सब क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगले स्लाइड पर आते हैं, थोड़ा हो सकता है यह वीडियो जो है वह लंबा हो जाए, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, आराम से पानी पी के पढ़िए, लेकिन आराम से पढ़िए। अगले पॉइंट में क्या कहता है, कम वोल्टेज पर चलने वाले इलेक्ट्रिक मोटरें अक्सर खराब हो जाती है। क्या होता है, जब हम कम वोल्टेज रहता है, कम इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है तो हम उस पर मोटर चला देते हैं तो हमारा मोटर क्या होता है, खराब। क्या कह रहा है, कम वोल्टेज पर चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटरें अक्सर खराब हो जाती है। क्यों, वे अधिक धारा खींचती हैं जो वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा, वे अधिक धारा खींचती है, विद्युत धारा अधिक खींचती है जो कि क्या होता है, वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगले पॉइंट पे हम अगर बात करें तो कहता है फैराडे स्थिरांक। क्या है फैराडे स्थिरांक, तो एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक क्या है, एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। अगले पॉइंट में अगर हम बात करते हैं, कहता है मोटर कार बैटरी के संबंध में सही कथन। तो याद रखिएगा वोल्टेज जो है वह आमतौर पर कितना होता है, 12 वोल्ट की बैटरी होती है। क्षमता जो है एम्पियर घंटे में व्यक्त किया जाता है, एम्पियर हावर होता है, एम्पियर आवर एएच में व्यक्त किया जाता है। प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट्स सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग होता है वह कौन सा होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। याद रखिएगा जो मोटर कार है उसमें जो बैटरी होता है वह आमतौर पर 12 वोल्ट का होता है, इसकी क्षमता जो है एम्पियर घंटे में व्यक्त की जाती है, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वह सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अगले पॉइंट में अगर हम बात करें तो कहता है निकेल कैडमियम बैटरी का उपयोग किसमें किया जाता है, निकेल कैडमियम बैटरी का उपयोग किसमें किया जाता है, तो कैलकुलेटर, तार रहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें तार नहीं होता है वैसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, और ट्रांजिस्टर में निकेल कैडमियम का जो बैटरी होता है वह कैलकुलेटर, तार रहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो कहता है, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं प्रकाश बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो धातु होता है वह कौन सा है, टंगस्टन है। वह कौन सा है, टंगस्टन है। एक साधारण प्रकाश का बल्ब जीवन काल में अपेक्षाकृत कम होता है क्योंकि फिलामेंट एक समान नहीं होता है, फिलामेंट तार जो है वह एक समान नहीं होता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, याद रखिएगा, और कहता है कि बल्ब को पूरी तरह से खाली नहीं किया जा सकता, फिलामेंट की सहारा देने के लिए तार उच्च तापमान पर पिघल जाते हैं। जो फिलामेंट होता है ना वो हाई टेम्परेचर पर क्या होता है,
पिघल जाता है। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं, कहता है फिलामेंट जो है वह जनरली कितने टेम्परेचर पर होता है, तो जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का तापमान जो है वह कितना होता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। कितना होता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगले पॉइंट में अगर हम बात करें तो कहता है बिजली एक पेड़ को भी जला सकती है। याद रखिएगा क्या रहता है, कहता है कि बिजली जब गिरता है, जो आसमान से बादल टकराने के बाद जो बिजली गिरती है, उस बिजली एक पेड़ को भी जला सकती है। कारण क्या है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है या इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है या विद्युत ऊर्जा होती है। इसीलिए वह क्या करती है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े पेड़ को भी जलाने की क्षमता रखती है। कहता है 3 पिन वाले विद्युत प्लग, जो 3 पिन प्लग होता है, उसमें लंबा वाला पिन किससे जुड़ा होना चाहिए, किससे जुड़ा होना चाहिए, जो देखिएगा 3 पिन प्लग होता है, जो बड़ा वाला प्लग होता है, उसमें जो सबसे मोटा और सबसे लंबा वाला होता है वह ग्राउंड टर्मिनल होता है, अर्थिंग होता है। वह किससे जुड़ा होना चाहिए, ग्राउंड टर्मिनल, मतलब अर्थिंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगले पॉइंट में बात करता है विद्युत उपकरणों में अर्थ किस लिए यूज किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है, सेफ्टी पर्पस के लिए। जो अप्लायंसेस हैं उसमें किसी तरह की कोई हानि ना हो, मतलब जो इलेक्ट्रिक अधिक आ रहा है वो उस अर्थिंग के थ्रू सॉइल में चला जाए, इसलिए जो है अर्थिंग का यूज किया जाता है, ग्राउंड टर्मिनल का यूज किया जाता है। अगले पॉइंट में अगर हम बात करें, दो उचित रूप से जुड़े आवेशित पिंडों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या होता है, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, सेम विभव होता है, सेम क्या होता है उसमें, पोटेंशियल जो सेम होगा। तो याद रखिएगा दो जुड़ी हुई चीजों से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के कारण प्रवाहित होती है। लेकिन यहां पर क्या है कि समान अगर विभव होगा, तो दोनों में अगर समान पोटेंशियल होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, क्या कहता है, मुख्य विद्युत आपूर्ति में सुरक्षा उपकरण के रूप में फ्यूज का उपयोग किया जाता है। क्या कहते हैं, देखिएगा कि जो बोर्ड वगैरह होता है उसमें घर में फ्यूज लगा हुआ आता है, या फिर जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आते हैं उनमें भी फ्यूज लगा हुआ होता है। फ्यूज क्या करता है, इसका गलनांक कम होता है, जो विद्युत धारा उसमें आ रही है। याद रखिएगा जब किसी भी वायर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कहीं ना कहीं उष्मा ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है, और उष्मा ऊर्जा कारण क्या है, रेजिस्टेंस के वजह से होता है। जितना अधिक रेजिस्टेंस होता है उतना ही क्या करता है, उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकने की क्षमता को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो याद रखना है, रेजिस्टेंस के कारण उसमें हीट डेवलप होता है, हीट जनरेट होता है। यदि कोई जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, यदि किसी कारण बस वह क्या होने लगे, गर्म होने लगे, तो क्या होता है, उसको खराब होने से पहले, उसके खराब होने से पहले उसके अंदर जो फ्यूज है वह गल जाता है या उड़ जाता है। क्यों, क्योंकि उसका गलनांक जो है वह कम होना चाहिए, कम होता है। अगले पॉइंट में बात करते हैं, क्या कहता है, फ्यूज का सिद्धांत। फ्यूज जो हम यूज करते हैं किसी भी अप्लायंसेज में, उसका सिद्धांत क्या है, तो विद्युत का तापीय प्रभाव, हीट जो है, इलेक्ट्रिसिटी का हीट इफेक्ट जो है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने से जो हीट इफेक्ट है उस पर आधारित है। घरेलू सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले फ्यूज तार में कम गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। क्या होता है, जो फ्यूज का वायर होता है कम गलनांक, मतलब कम टेम्परेचर पर ही गल जाएगा, और मतलब थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर से हाई होता है तो वह गल जाता है, लेकिन जनरली जो टेम्परेचर होता है उसका कम गलनांक होता है, उच्च प्रतिरोध होता है, मतलब हाई रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर। अगले पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं, यहां पर क्या कहता है कि द फिलामेंट ऑफ हैलोजन लैंप जो होता है, हैलोजन लैंप जो होता है उसका फिलामेंट मिश्र धातु का बना होता है। तो किसका मिश्र धातु होता है, टंगस्टन एंड सोडियम का मिश्र धातु। कहता है घरेलू विद्युत वायरिंग में मूलतः जो घर में जो अप्लायंसेज होते हैं, जो वायरिंग होता है, याद हो गयागा, जब अपने अपने घर में आप वायरिंग करवाते होंगे तो देखा होगा आपने पैरेलल में होता है, मतलब जो घर का मूलतः वायरिंग होता है किसमें होता है, समानांतर क्रम में, समानांतर कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में होता है। अगला पॉइंट कहता है विद्युत आपूर्ति के दौरान काले इंसुलेशन वाला तार उदासीन तार होता है। देखिएगा जब आप वायर खरीद के लाते हैं, लाल, पीला, हरा, है ना, लाल होता है,
पीला कलर होता है, उसके साथ आपका ब्लैक कलर का भी आता है कोटिंग, ब्लू कलर का भी कोटिंग आता है। तो जो काला तार होता है जिसका कोटिंग इंसुलेशन मतलब उसका जो बाहरी परत प्लास्टिक वाला होता है, पॉलीमर का होता है, उसको इंसुलेशन कहते हैं। वह कैसा होता है? उदासीन होता है। वह तार जो है क्या है? उदासीन तार में प्रयोग किया जाता है। अगले पॉइंट में अगर हम बात करते हैं, मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध, जो ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी, ड्राई ह्यूमन बॉडी का जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रति, वह कितना होता है? 10 ओम होता है। याद रखिएगा 10 ओम जो है ह्यूमन, ड्राई ह्यूमन का बॉडी जो होता है 10 ओम का विद्युत रजिस्ट करता है। अगले पॉइंट में CFL का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL के फुल फॉर्म को कहते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? CFL और LED लैंप के बीच अंतर क्या है? CFL और LED लैंप जो होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस है? तो याद रखिएगा CFL जो होता है उसमें पारा का वाष्प फास्फोरस का उपयोग होता है, जबकि जो LED होता है वह अर्धचालक पदार्थ का उपयोग होता है। CFL कम ऊर्जा कुशल है और LED जो है लैंप की तुलना में, याद रखिएगा क्या कहता है? CFL कम ऊर्जा कुशल है LED लैंप की तुलना में। ठीक है, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। क्या कहता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो कि फ्लोरोसेंट ट्यूब है में भरी गई गैसें, कौन सी गैसें? पारा और नियोन आर्गन। पारा और नियोन या आर्गन गैसें भरी होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब मतलब जो ये कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है ना, उसी के बारे में कह रहे हैं। जो ट्यूब होता है ना, उस ट्यूब में कौन सा गैस होता है? पारा का वाष्प होता है। याद रखिएगा वेपर ऑफ पारा होता है या आर्गन नियोन होता है। इस दोनों में से कोई एक और पारा का वाष्प भरा रहता है उसमें, इसी कारण से वह चमकता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। कहता है सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम लैंप LED लैंप से भिन्न होता है। कारण क्या है? सोडियम लैंप 360 डिग्री में प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जो सोडियम लैंप होते हैं वह 360 डिग्री में जो लाइट है, प्रकाश है, वह उत्पन्न करता है। लेकिन LED लैंप जो है ऐसा नहीं है। LED लैंप के मामले में ऐसा नहीं है। सोडियम लैंप से दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो है लगभग एक कलर का होता है, एक वर्णी होता है, जबकि LED लैंप सड़क प्रकाश व्यवस्था में महत्वपूर्ण रंग लाभ प्रदान करते हैं। सड़क प्रकाश व्यवस्था के रूप में सोडियम लैंप का जीवन काल LED लैंप की तुलना में कम होता है। याद रखिएगा सोडियम लैंप का जीवन काल जो है LED लैंप की तुलना में कम होता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा, बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? तो याद रखिएगा फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जो हमारे पास ट्यूब है, देखिएगा कि बल्ब से ज्यादा अधिक प्रीफर किसको करते हैं? ट्यूब को अगर प्रीफर करते हैं। कारण क्या है? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है वह अधिक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला पॉइंट, ट्यूब में सफेद प्रकाश उत्पन्न होते हैं। कारण क्या है? अणुओं के दोलन के कारण, मॉलिक्यूल्स के ऑसिलेशन के कारण। याद रखेंगे जो ट्यूब होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है, उसमें सफेद प्रकाश, व्हाइट लाइट जो निकलता है। कारण क्या है? अणुओं ऑसिलेटिंग द मॉलिक्यूल्स। याद रखिएगा अणुओं के दोलन के कारण होता है। और अणु कौन से होंगे? तो याद होगा अभी जस्ट मैंने बताया था, क्या है हमारे पास? आर्गन और नियोन, आर्गन या नियोन या पारा, ये दोनों पारा वाष्प का फॉर्म में भरा जाता है उसके अंदर। अगले पॉइंट में बात करते हैं। क्या कहता है? द गैसेज इनसाइड अ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसके अंदर जो गैस होता है, कौन सा? नाइट्रोजन और आर्गन। नाइट्रोजन और आर्गन क्या करता है? ध्यान रखिएगा कि टंगस्टन जो हीट हो जाता है, टंगस्टन जब हीट होता है तो जलने के लिए एक मुख्य कारक की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन से उसका जो है संपर्क तोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन एंड आर्गन का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब में एक चोक लगा होता है। देखिएगा एक चोक लगा होता था। पहले जो ट्यूब आता था उसमें एक चौक होता था गोल वाला, है ना, चौक चौक कॉइल्ड कहते हैं, चौक कॉइल कहते हैं। लाइन वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ाता है। लाइन वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ाता है। याद रखिएगा वोल्टेज को क्या कर देता है?
बढ़ा देता है। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, क्या कहता है, विद्युत विभव के संदर्भ में कथन। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इसके में सही कथन क्या है, यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि में काउंट में आती है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, यदि किसी तार में प्रवाहित धारा और विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट में दो गुना वृद्धि कर दी जाए, 2 गुना वृद्धि कर दी जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाती है। कितनी गुना बढ़ जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है। याद रखिएगा, कौन बढ़ जाती है, विद्युत शक्ति जो है वह कितनी गुना बढ़ जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है। अब देखिए कैसे होता है, हमको पता है पावर बराबर जो विद्युत शक्ति होता है, विद्युत शक्ति बराबर V इंटू आई, मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटू इसका इलेक्ट्रिक करंट। तो V कितना है इसका, तो क्या कहता है, इसको भी 2 गुना कर दिए और इसको भी कितना गुना कर दिए, 2 गुना, 2V 2I, मतलब यहां पे याद रखिएगा तो कितना हो गया हमारा, P बराबर 4VI हो गया ना हमारा, तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 गुना हो जाएगा हमारा। याद रखिएगा क्या कहता है, 4 गुना बढ़ जाएगा। ध्यान में रखना है इस पॉइंट को। कहता है यदि किसी तार में प्रवाहित धारा विभवांतर में 2 गुना वृद्धि कर दी जाए तो विद्युत शक्ति जो है वह कितनी हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। याद रखिएगा कि यदि किसी तार में प्रवाहित धारा और विभवांतर 2 गुना वृद्धि कर दी जाए तो विद्युत शक्ति जो है वह 4 गुनी हो जाएगी। अगले पॉइंट में बात करते हैं, कहता है 2 तारों, क्या कह रहा है, 2 तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकता सभी 1:2 के अनुपात में है। यदि पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है, 10 ओम है, तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा, 10 ओम होगा। क्या कहता है, 2 तारों की लंबाई और व्यास, प्रतिरोधकता सभी 1:2 के अनुपात में है। तो यदि पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध कितना होगा, 10 ओम ही होगा। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए। स्टेप अप एसी, स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन के फॉर्म में किया जाता है। याद रखिएगा जो ट्रांसफार्मर होता है 2 परिप्रेक्ष्य में यूज होता है। जो देखिएगा जो बाहर में ट्रांसफार्मर लगा है, जहां से बिजली हमारे यहाँ आ रही होती है, वहां पर क्या होता है, स्टेप डाउन फॉर्म में यूज होता है। जो अधिक वोल्टेज आ रही है उसको कम करके 220 वोल्ट तक हमारे घर तक पहुंचाता है। अगर हम बात करें जो हम मोबाइल चार्जर यूज करते हैं, मोबाइल चार्जर जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट की आ रही है उसको कम करके हमारे मोबाइल तक पहुंचाती है। स्टेप डाउन और स्टेप अप के फॉर्म में भी काम करती है। याद रखिएगा स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज कहता है। अगला पॉइंट कहता है कि मोबाइल फोन चार्जर है, मोबाइल फोन का जो चार्जर है वो क्या है, स्टेप डाउन। अभी जस्ट मैंने बताया जो हमारा मोबाइल का चार्जर है वो क्या करता है कि 220 वोल्ट जो अगर आता है इलेक्ट्रिसिटी हमारे बोर्ड में या लाइन में आता है तो उसको कम करके हमारे मोबाइल को देता है। अगर उतना ही हमारे मोबाइल को दे दिया जाए तो वह क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, उसके उपकरण क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। कहता है उपकरणों के युग्म और संबंधित ऊर्जा परिवर्तन नीचे दिए गए हैं। तो क्या है, विद्युत जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा बनाता है। क्या करता है, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा बनाता है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। याद रखिएगा जनरेटर क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, और विद्युत मोटर जो है वो क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो अगला पॉइंट क्या कहता है, जो एसी जनरेटर होता है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बीच मूल अंतर क्या है। एसी जनरेटर में स्लिप रिंग होती है जबकि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर होता है। अगले पॉइंट में अगर हम बात करें, प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट जो होता है उपयुक्त नहीं है किसके लिए, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट उपयुक्त नहीं है। कहता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन से हैं, जो एसी करंट है। क्या कहता है, एसी करंट प्रत्यावर्ती धारा को
डिस्ट धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। क्या करने के लिए? डिस्ट धारा को, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करता है। अगला पॉइंट, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? बाय रेक्टिफायर, डिस्टिकारी द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा। भी जस्ट मैंने बताया, कहता है द कंजम्पशन ऑफ पावर इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में बिजली की खपत बताइए। तो सबसे पहले पंखा, उसके बाद टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक केतली। ठीक है, अगले पॉइंट में बात करते हैं, विद्युत का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है? तो कोर के अंदर प्रवाहित होने वाली धाराएं। याद रखिएगा कि अगर हम बात करें पृथ्वी की, जो पृथ्वी का मिडिल कोर होता है, जो कोर है, कोर भी जो देखिएगा एक इनर कोर है, एक मिडिल कोर है, तीसरा आउटर कोर होता है। जो कोर है ना, कोर में मोल्टन है। मोल्टन क्या है? निकेल है और आयरन है। आयरन और निकेल जो है मोल्टन स्टेट में होता है। तो देखिएगा यह क्या है, इसी कारण से जो है विद्युत धारा इसके चारों तरफ जनरेट होती है। कहता है कि विद्युत पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है इसका, जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है इसका, वह किस कारण से जनरेट होता है? तो कोर के अंदर प्रवाहित होने वाली धाराएं। और किस प्रकार की धाराएं कोर के अंदर प्रवाहित होती है? तो संवहनी क्रियाएं, संवहनी जो है वह संवहन के कारण जो है प्रवाहित होती है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है, कृत्रिम जो उपग्रह होता है उसमें जो ऊर्जा का स्रोत होता है वह कौन होता है? तो सोलर सेल, जो सौर बैटरी होता है, जो सोलर बैटरी होता है वही उसका सोलर सेल जो है उसका ऊर्जा का स्रोत होता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? फोटोपैल्विक सेल। याद रखिएगा, इसको कहते हैं फोटोपैल्विक सेल। किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। क्या है? फोटो वोल्टिक सेल। मैंने गलत बोल दिया, फोटोपैल्विक या फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं इसको। अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या कहता है? द एलिमेंट इज यूज्ड इन सोलर सेल इज सिलिकॉन। सोलर सेल में जो एलिमेंट यूज किया जाता है उसका नाम क्या है? सिलिकॉन। अगर हम बात करें फोटोवोल्टिक सेल है, कैसा सेल है? सोलर सेल है। फोटोवोल्टिक सेल कैसा है? सोलर सेल है। फोटोवोल्टिक सेल आर रिलेटेड टू सोलर एनर्जी। फोटोवोल्टिक सेल जो है किससे रिलेटेड है? तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। भारत में सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, केंद्र और राज्य विद्युत नियामक आयोगों द्वारा, सेंट्रल और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा जो है सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण जो है वह किया जाता है। अब देखिए इस वीडियो को, और यह वीडियो जो है थोड़ा लंबा भी लगेगा, और हम इसी में एक दो और स्लाइड है जिसको हम चाहते हैं आपको ऐड कर दें। इसी स्लाइड में हम बात करेंगे आज कंडक्टिविटी के बारे में, चालकता के बारे में। अब इसी स्लाइड को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यह चालकता क्या होती है, या चालकता के बारे में हमने क्या पॉइंट ऐड कर रखा है। और इससे एक आध प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं किसी भी परीक्षा में। तो पहला पॉइंट कहता है, वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है तथा प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस होता है वह कम होता है। याद रखिएगा, यदि कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक हो और उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध जो है वह कम हो, मतलब कम प्रतिरोध करता हो, वह क्या है? चालक। वह चालक कहलाता है। आगे के पॉइंट में हम बात करते हैं, किसी चालक के अनुदिश तापमान परिवर्तन के कारण, अनुदिश तापमान कहता है ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन अलोंग अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अलोंग जो है टेम्परेचर वेरिएशन अगर होता है, उसके अनुदिश विभव, उसका जो पोटेंशियल वेरिएशन है, परिवर्तन होता है, उसके
अनुदेश विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? थॉमसन प्रभाव कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? थॉमसन्स इफेक्ट कहते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? तो सिल्वर। याद रखिएगा, जो बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है वह कौन होता है? सिल्वर होता है। अगले पॉइंट में बात करते हैं अतिचालक जो सुपर कंडक्टर होता है की विशेषता क्या है? वह शून्य पारगम्यता होता है, उसमें जीरो परमिएबिलिटी होता है। अगले पॉइंट में बात करते हैं वह तापमान जहां अतिचालकता से अत्यधिक आर्थिक लाभ हो सकता है। क्या कहता है? वह तापमान जहां अतिचालक सुपर कंडक्टर से अधिक आर्थिक लाभ, अधिक इकोनॉमिकल बेनिफिट हो सकता है और अरबों रुपया की बचत हो सकती है। तो क्या कहता है? कमरे के तापमान पर, एट रूम टेम्परेचर जो है वह अतिचालकता जो होता है, अतिचालक जो होता है उसका अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कहता है नए खोजे गए तापमान सुपर कंडक्टर है सिरेमिक ऑक्साइड। याद रखिएगा, जो नया खोजा हुआ सुपर कंडक्टर है वो कौन सा है? सिरेमिक ऑक्साइड है। अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं, कहता है शून्य केल्विन पर अर्धचालक, शून्य केल्विन पर जो अर्धचालक होता है, अगर उसका टेम्परेचर शून्य केल्विन है उस पर अर्धचालक की चालकता जो है वह क्या होगी? शून्य होगी। याद रखिएगा कि जो शून्य केल्विन है, शून्य केल्विन टेम्परेचर अगर है तो अर्धचालक अगर है तो उसकी चालकता क्या होगी? तो शून्य होगी। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, बस एक ही स्लाइड बचा हुआ है, धैर्य से इसको सुने, आगे परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। आगे बात करते हैं गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? अगर हम अर्धचालक को, सेमीकंडक्टर को क्या कर दें? गर्म कर दें तो वह क्या होता है? उसका प्रतिरोध घटता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? घट जाता है। कहता है अर्धचालक में विद्युत चालन किसके कारण से होता है? अर्धचालक में विद्युत चालन किसके कारण से होता है? इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है। कहता है परम शून्य तापमान जो एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 टेम्परेचर होता है, पर जो अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर का विद्युत प्रतिरोध होता है वह कितना होता है? तो अनंत होता है। याद रखना है अपने को, परम शून्य ताप एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर क्या होता है? जो सेमीकंडक्टर होता है, जो अर्धचालक होता है, उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है वह कितना होता है? तो अनंत होता है। आगे के पॉइंट में बात करते हैं तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और चांदी में से इसका उपयोग ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। तो जर्मेनियम का प्रयोग जो है वह ट्रांजिस्टर में किसके रूप में किया जाता है? अर्धचालक के रूप में, सेमीकंडक्टर के फॉर्म में किया जाता है। कहता है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर, तो सिलिकॉन, सिलिकॉन का उपयोग जो है वो जनरली ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट में बात करें निम्नलिखित अर्धचालक हैं, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वह दोनों ही अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वह दोनों ही अर्धचालक हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, भारत सरकार ने जले हुए कोयले, जिसको झामा कहते हैं, के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, नहीं बाहर भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ट्रांजिस्टर में इस्तेमाल होने वाला एक धातु तत्व की मात्रा पाई जाती है। वह तत्व कौन है? जर्मेनियम। जो कोयला होता है, जो जला हुआ कोयला होता है, उसका निर्यात जो है वह रोक दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन कर दिया गया है। कारण क्या है? कि उसमें जो है जर्मेनियम की मात्रा है। अभी जस्ट हमने देखा जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर है। आगे के पॉइंट में हम क्या देखें? तो आगे के पॉइंट हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ होंगे अगले वीडियो में। आप इसी वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट के साथ हमारे इस वीडियो पर लाइक भी बढ़ाइए। आप लोग शेयर भी कीजिए, आपके जितने भी मित्रगण हैं कम से कम आप उनको भेजिए और हमें प्रोत्साहित करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।